हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो साथियों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि आखिर पीएसीएल ने सेबी को कौन-कौन सी जानकारी दी है लिखित में, ये एक निष्कर्ष निकालकर कुछ पॉइंटों में सेबी ने इस ऑर्डर में दर्शाई है। 4 पॉइंट हम पढ़ चुके थे, 5वें से अब पढ़ना है। उसमें हमने इतना ही समझा था कि पीएसीएल सबसे पहले तो खुद को अलग बता रही है, ये जो सेबी के अंतर्गत उसको, ताकि लाइसेंस ना लेना पड़े, तो वो अपना रियल एस्टेट का काम बोल रही है। इसके आगे चलिए 5वें नंबर पॉइंट से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सीधे से पीएसीएल कह रही है जो एग्रीकल्चर लैंड होता है, वो होता है स्टेट लॉ के अंतर्गत आता है, यानी ये सरकार के अंतर्गत आता है। उनसे हमने बातचीत कर ली है, उनसे हमने लाइसेंस ले लिया है और सिर्फ राज्य ही इस संबंध में बोल सकता है, ठीक है? इसके अलावा ये कह रहा है जो सेल और परचेज़ ऑफ लैंड का काम है, यानी खरीदना और क्रय-विक्रय करना संपत्ति का, इसमें सीआईएस का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसका मतलब हम आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। कुल मिला के अपना बचाव कर रहा है पीएसीएल। इसके अलावा ये दवे कमेटी की रिपोर्ट की भी बात करते हैं पीएसीएल, कि इसने जो कहा था, ये कहा था, मतलब सेबी के संबंध में, कि जब हम एग्रो प्लांटेशन बॉन्ड का काम करते हैं, ऐसी कोई स्कीम लाते हैं, तो इसमें हमको सेबी से जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसके अंतर्गत उनका पालन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यानी कि संपत्ति को उपजाऊ बना रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं कैसे भी करके, उसमें हमको सेबी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कुछ धाराओं का जिक्र कर रही है पीएसीएल, लेकिन कुल मिला के इतना ही कहने का प्रयास कर रही है कि हम इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीएसीएल जस्टिस के स्वामीदुराई रिटायर्ड, इनकी बात कर रही है, जिनको कि ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने नियुक्त किया था कि आप पीएसीएल के मैटर को आप देखिए, क्या वो किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है, सीआईएस में है कि रियल एस्टेट में है, इसकी थोड़ी जांच पड़ताल करके आप हमको रिपोर्ट सौंपिए, जो उसने पीएसीएल को क्लीन चिट दे दी थी स्वामीदुराई ने। तो इसी का जिक्र करते हुए पीएसीएल बोल रही है कि इनको दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था, इन्होंने हमको सुपरवाइज़ भी किया था, हमारी लैंड सेल ट्रांज़ैक्शंस को, सबको इसने जाँच की थी, यानी कि संपत्ति कैसे, कहाँ हम ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, लेन-देन कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने सबकी जाँच की थी, स्क्रूटनी की थी, यानी जाँच की थी अच्छे से सारे लेन-देन की। इसके अलावा इंस्पेक्शन भी किए थे, यानी आके बाकायदा प्रैक्टिकल देखा भी था इन्होंने। तो इस प्रकार से ये बोल रही है कि जो भी आप लोगों ने हम पे इल्ज़ाम लगाए थे, वो सब वहाँ पे खारिज हो गए थे। इसके अलावा इन्होंने सारी रिपोर्ट सौंपी थी दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस के स्वामीदुराई ने, और इससे हमको क्लीन चिट भी मिली थी और आपने इसकी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया था उस समय। इसके अलावा बात कर रही है पीएसीएल 30 मई 2003 के ऑर्डर की। इसमें ये बोल रही है कि स्वामीदुराई को ये भी बोला गया था कि भविष्य में जो भी पीएसीएल का लेन-देन होगा, उसको भी आप जाँच करते रहिएगा। ये स्वामीदुराई को कार्यभार सौंपा जा रहा है। इस संबंध में पीएसीएल बोल रही है कि हमने सेल, परचेज़ और डेवलपमेंट ऑफ लैंड, यानी क्रय-विक्रय और विकसित जो हम ज़मीन को करते थे, वो हम जस्टिस के स्वामीसुराई की निगरानी में कर रहे थे, और उनकी फाइनल रिपोर्ट सितंबर 20, 2002 में दी भी गई थी। यानी 3 और 2 की बात कर रहे हैं। और जबकि ऑर्डर के बाद भविष्य में, यानी भविष्य का कुछ कहना नहीं है, भविष्य में जीवन भर आप इसको जो है स्वामीदुराई से ही वेरीफाई करके करेंगे, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा था। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि अब सब खत्म कर दीजिए, अब नए सिरे से जांच पड़ताल करिए, तो इसमें वो स्वामीदुराई वाला भी मैटर खत्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था। आपको मैंने बताया भी था इसमें ऐसी पढ़ के। इसके अलावा पीएसीएल ये भी बोल रही है कि इसके बाद भी स्वामीदुराई जी के द्वारा समय-समय पर अपनी रिपोर्ट बनाई गई है, हमारे दस्तावेज़ वेरीफ़ाई किए गए हैं, और उन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं पाया है हमारे लेन-देन में, हमारे कार्य में। The sale deeds were validly executed before the competent authority to his satisfaction after complying with all the necessary formalities। आज भी पूरी formalities की जा रही हैं, जो भी competent authority है, यानी जहाँ भी हमको दस्तावेज देने हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए हम सारे दस्तावेज वहाँ तक पहुँचाते हैं और सब उनकी निगरानी में कार्य होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या कह रही है पीएसीएल, ये याद रखिएगा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या मिलेगा?
आपको कैसे नहीं मिलेगा जब पीएसीएल आपका नाम लेकर के कहीं पे बोल रही है कुछ, तो क्या आप सेबी पीएसीएल को बोल नहीं सकते हैं कहीं पे भी लिखित में कि पीएसीएल ने जो यहाँ पे निवेशक के नाम लेकर के लिखा है वो सरासर गलत है, क्योंकि मुझे उसने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी। तो इस उद्देश्य से ये पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है पीएसीएल डज नॉट प्रॉमिस एनी अश्योर्ड रिटर्न और प्रॉफिट टू द कस्टमर, यानी कि कभी पीएसीएल आपसे वादा ही नहीं करती थी कि वो आपको इतना रुपए देगी या इतना प्रॉफिट देगी। क्या कभी पीएसीएल ने आपसे वादा नहीं किया? क्या कभी आपके सीनियर ने आपसे वादा नहीं किया? क्या इस पे आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं? इसी चीज पर तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे ना। लोढ़ा कमेटी के पास या सुप्रीम कोर्ट में जो भी सपना देख रहा है कि मैं कार्यवाही करूं, तो वहां जाके आप बोलेंगे क्या? वो बोलेगी 22/8/2014 का ऑर्डर पढ़ा है, उसमें तो लिखा हुआ है। क्या वो देखा आपने कि निवेशक ने क्या बोला है? पीएसीएल ने बता दिया। उस समय आप बोल रहे थे कि हाँ सही है, अब आप कैसे अचानक से आके बोल रहे हैं? तो आपको जब तक ये बात नहीं पता होगी, आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा करके बोलेंगे कि पीएसीएल ने मेरे साथ गलत किया? पीएसीएल ने आपके साथ क्या गलत किया? तो आप बोलेंगे पीएसीएल ने मेरे साथ ये गलत किया कि उसने मुझे बोला कि मैं पैसे दूंगा आपको, और यहाँ आपको लिख करके दिया है कि मैंने तो कभी वादा ही नहीं किया ग्राहक से। ये देखा देखा जाता है। आप लोग बस देखते हैं जो हमको सामने नजर आ रहा है, बस वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। आप उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि ये दिखाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या क्या अन्य रास्ते खोज सकते हैं। ये हम आपको ऐसे ही नहीं बस बता रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, इससे आपको ऐसे ऐसे पॉइंट निकालने हैं अपने सीनियर को फंसाने के लिए। जो आपका नेगेटिव सीनियर है उसको कैसे आप कोर्ट तक लेके जाएंगे, उसको कैसे आप थाने में बंद कराएंगे, इसी के जरिए आप बंद कराएंगे 21-22 के डाटा के जरिए। और जो ये ऑर्डर है ये तो सामने सामने है, इसको कौन झुटलाएगा? झुटला तो वो किसी भी चीज को नहीं सकता है, 21-22 के रिकॉर्ड को भी नहीं झुटला सकता है। तो आपके पास तो डबल हो जाएगा, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे आपके पास पॉइंट। तो इसको ध्यान से समझिए कि आपको ऐसा बोला है इसने। अब आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि क्या तुमने ये कभी हमको बोला नहीं था कि आपको इतना पैसा मिलेगा। और यहाँ पे लिख रही है पीएसीएल कि देयर इज नो रिटर्न अश्योर टू द कस्टमर ऑन द अमाउंट पेड, यानी कि जो भी वो पे करता था पैसा, उसकी कोई हम गारंटी नहीं देते थे कि इसका इतना मिलेगा या उतना मिलेगा। द अमाउंट्स आर पेड बाय द कस्टमर डायरेक्टली एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ लैंड एंड डेवलपमेंट सर्विसेज ऑफ पीएसीएल, यानी कि आप पैसा ही सिर्फ इसलिए देते थे कि आपको ज़मीन लेनी है और उस पर वो लोग थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करें, इसके लिए आप उनको पैसे देते थे। तो आप किस लिए पैसे देते थे ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। पीएसीएल ने तो बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट को क्या पता कि निवेशक क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। निवेशकों की आवाज़ बन के जो लोग वहाँ खड़े हैं उनको ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा ना। तो आप संगठन को बोल सकते हैं ना, जब ये बोला तो क्या ये आपने आपत्ति नहीं उठाई? आपने इसके संबंध में क्या आपत्ति उठा के कहा वहां पर? इसके अलावा यहाँ पर पीएसीएल बोल रही है कि हमारा तो सिंपल सा काम है, हम कोई ज़्यादा अरेंजमेंट या स्कीम नहीं निकालते थे, खरीदो बेचो बस इतना ही करो। इसके अलावा जो है सोल ओनर होता है लैंड का, जो भी ग्राहक को हम देते हैं वही उसका ओनर होता है, मालिक होता है उस संपत्ति का, हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं है। इट इज़ ऑफन द केस दैट द कस्टमर प्रॉफिट्स फ्रॉम द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बीइंग कैरीड आउट बाय पीएसीएल, यानी कि कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति आ जाती है, ज़्यादातर पीएसीएल खुद उसको ज़मीन को विकसित करती है, उसके लिए चार्ज अलग से, वो उसका फ़ायदा बस उसको मिलता है। ये तो जाहिर सी बात है, मतलब पीएसीएल ऐसा नॉर्मल सा काम बताने का प्रयास कर रही है सेबी को कि हमारा आम काम है, कोई वो वैसे काम नहीं है कि हम ज़्यादा उसमें तीन झाम रहे। संपत्ति के लिए पैसा लिया, जब तक वो पूरी पेमेंट नहीं करता हम विकसित करके उसमें से कमा लेते हैं, जैसे पूरी पेमेंट हो गई उसको दे दिया। हर बार मतलब घुमा फिरा के यही बोलने का प्रयास करिए, कान को चाहे ऐसे पकड़ो, कान को चाहे वैसे पकड़ो, कान तो हाथ तो कान तक पहुंचेगा ही ना। तो ये बस घुमा के अपने कान को पकड़ रही है। इसके अलावा बोल रही है कि जो भी हम कि जिस भी निवेशक से लेते थे वो सेपरेट ट्रांजैक्शन रहता था, यानी कि मिलकर नहीं कि 2-3 लोग इकट्ठा उसी प्लॉट को खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं। एक यूनिट या जो भी संपत्ति जितनी भी खरीदी जा रही है एक व्यक्ति के ही द्वारा खरीदी जाएगी, वो हम मिला करके नहीं लेते थे, यानी एक लेन देन एक ही व्यक्ति के साथ होता था। फॉर सेल एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, संपत्ति के संबंध में। इसके अलावा बोल रही है द ट्रांजेक्शन अंडर सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी एक जैसी अगर प्रॉपर्टी है तो उसका परचेज प्लान भी लगभग एक ही जैसा होता है। हैव ओनली द पेमेंट मैकेनिज्म, यानी कि लगभग एक जैसी संपत्ति का प्राइस भी एक जैसा होगा, उसका टेन्योर भी एक जैसा होगा, यानी इतने साल में हम आपको विकसित करके दे देंगे। इसके अलावा यूनिट ऑफ लैंड, उसकी क्षेत्रफल भी लगभग एक जैसा है, साइज भी एक जैसी होती है कई बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड दैट दीज ट्रांजेक्शंस आर ऑल पार्ट
ऑफ अ कॉमन स्कीम ऑफ एनी काइंड। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कीम एक जैसी है, एक ही प्रकार की स्कीम है। ये सिर्फ ये इनके कहने का मतलब है कि हम अलग अलग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो तो इत्तेफाकन कि ऐसी संपत्ति इससे ग्राहक से पट गई हमारी बात तो उतने में ही हमने दे दी। इसमें स्कीम का कोई लेना देना नहीं है, यानी खुला झूठ बोल रही है वो आपका नाम लेके पीएसीएल। और आप पूछ रहे हैं कि ये कागज़ पढ़ के हमको क्या मिलेगा। इस कागज़ को बिना पढ़े आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या पता कि कौन सही है कौन गलत है जब तक आप इस कागज़ को नहीं पढ़ लेंगे कि पीएसीएल ने क्या बोला, सेबी ने क्या बोला। आपको क्या पता कौन आपके हित में काम कर रहा है, कौन आपके अहित के लिए काम कर रहा है। ये तो पढ़कर ही आपको पता चलेगा ना, तब तो आप कभी बोल पाएंगे कि गलत आखिर है कौन, आपको आखिर किसके खिलाफ चलना है। और जो भी ग्राहकों से ये लोग पैसा लिया करते थे उसमें बोल रहे हैं कि कभी भी हम ज़रूरी नहीं है कि इस ग्राहक से हमने जो पैसा लिया इसको हम यहाँ पे लगाएंगे तो दूसरे ग्राहक से अगर हमने उतना ही पैसा लिया तो उसको भी हम उसी जगह पे लगाएंगे। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उस पैसे का हम उस एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं, यानी इससे लिया तो यहाँ पे संपत्ति में लगाया, उससे लिया तो भी यहीं पे संपत्ति में लगाया। वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते थे। और प्रत्येक प्लॉट की कुछ ना कुछ उसको अलग से आइडेंटिटी दी जाती थी, यानी खसरा नंबर जो भी अलग से, मतलब प्रत्येक यूनिट को उन्होंने अलग अलग पार्ट में विभाजित किया हुआ था। वो जब कस्टमर को अलॉट करते थे तो उसको कुछ ना कुछ नाम दे करके, खसरे नंबर से पता चलता है कि इतने क्षेत्रफल की संपत्ति आपकी है, यानी दूसरे पे आप नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा वैलिड काम करके और ये लोग पैसा लेते थे परचेज का भी और डेवलपमेंट का भी, यानी विकसित करने का भी चार्ज वो ग्राहक से वसूल लेते थे। इसके अलावा ये कहती है कि हम कभी भी कॉमन देर इज़ नो कॉमन पूलिंग ऑफ फंड बीइंग डन टू प्रोवाइड अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विद अनडिवाइडेड एंड अनआइडेंटिफिएबल शेयर्स इन अ लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड। यानी कि हम कभी भी एक से अधिक निवेशकों का झुंड बना करके उनको ऐसे हम संपत्ति बिना किसी खसरे नंबर के या बिना कुछ क्षेत्रफल निर्धारित किए ऐसे कभी नहीं देते थे। हमेशा हमारे रिकॉर्ड में डाटा रहता है कि हमने इतना क्षेत्रफल, इससे ये पूरा बाउंड्री है, ये इसकी है, वो बाउंड्री उसकी है। ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को कभी हम डील नहीं करते हैं, सबको अलग अलग हम दिए हैं। फिर यहाँ पर दोबारा से ये यही कह रही है कि हम तो जो है डेवलपमेंट विकसित संपत्ति का पैसा और संपत्ति को विकसित करने का पैसा ले रहे थे, उस सर्विस देने का हम पैसा ले रहे थे, यानी विकसित करना एक प्रकार से सेवा देना ही तो हुआ ना। तो पहले या विकसित करते समय बीच में हम किस्तों के माध्यम से उनसे पैसे लेते थे। तो ये आपके ये जो धारा ये लिखी हुई है 11A सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 इसके अंतर्गत नहीं आता है सेबी के। कुल मिला के ये फिर से वही चीज़ कह रही है। तो चलिए साथियों, ये 9 पॉइंट हो गए। कल हम ये 10वें पॉइंट से शुरुआत करेंगे। ज़रूरी है छोटे छोटे वीडियो बने, आप भी परेशान हो जाते हैं क्या देखें कैसे देखें, तो इसलिए छोटा सा वीडियो बना करके आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे। इसके अलावा साइड में हमारी सारी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। मंगेश थरवल के बाद अब बस हमको इन संगठनों को, एक तो जो अभी संगठन करंट में आपकी लुटिया डुबो रहे हैं वो, और जो पूर्व में आपकी लुटिया डुबो चुके हैं वो, इनसे हमें प्रश्न करने हैं। प्रश्नों का जो जिस हिसाब से उत्तर मिलेगा उस हिसाब से हमको कार्रवाई करनी है। तो हमेशा तैयार रहिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। यदि कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और आप सभी साथियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। नमस्ते साथियों।